बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री जो चैप्टर फर्स्ट ईयर के चैप्टर है, इसमें हम जो 11वां चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस चैप्टर का नाम है थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक का नाम है हेसिस लॉ है। हेसिस लॉ का दूसरा जो पूरा नाम है वो है हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। कांस्टेंट हीट समेशन, यहाँ पे इस डेफिनेशन से पता चल रहा है कि हमने अमाउंट ऑफ हीट लेना है और उसको सम अप करना है। उसको सम अप करने की वजह से हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कांस्टेंट रहेंगी। तो इसने हमें ये बताया कि हेसिस लॉ के मुताबिक एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन इज सेम। ये सेम वेदर रिएक्शन टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप आर इन मल्टीपल स्टेप्स। ये फिर हमें ये बताया गया है आर इन सीरीज ऑफ स्टेप्स, मल्टीपल स्टेप्स, ये हमें इसने बताया है। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी इज स्टेट फंक्शन। एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। ये जो है ये स्टेट फंक्शन है। एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, तो डिपेंड करता है ऑन द इनिशियल और फाइनल स्टेट पर और पाथवे पे ये डिपेंड नहीं कर रहा है। इसको हम अगर लिखते हैं कि हम ने इसका जो पाथवे है वो कौन सा पाथ हम यूज़ कर रहे हैं इस पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। इसलिए जो इसने ये कहा कि जो टोटल टोटल एंथैल्पी की जो टोटल एंथैल्पी है, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकल रही है, इसके निकलने की वजह से जो अमाउंट हीट निकल रही है वो अगर हम सम अप कर देते हैं इज इक्वल्स टू द सम ऑफ एंथैल्पीज of series of steps। इसको हम डेल्टा एच लिखते हैं, टोटल लिखते हैं, 1 लिखते हैं, फिर दूसरे स्टेप में 2 लिखते हैं, इस तरह तीसरे स्टेप में 3 लिखते हैं। अगर ये कंटिन्यूअसली चल रहे होते हैं, हम अगर इनको कलेक्टिवली भी लिखना चाहते हैं फिर भी सही रहेगा। अगर हम इसको कलेक्टिवली नहीं लिखना चाहते हैं तो इसकी वैल्यूज़ हमेशा बराबर ही रहेगी। इसमें थोड़ा सा हमें इसके तरफ भी हम जाएंगे कि जैसा कि अगर एक रिएक्टेंट है, अब ये देखें ये एक रिएक्टेंट है A, अब ये कन्वर्ट हो रहा है B में, तो यहाँ पे जो है इसको H1 लिखना है। अब ये कन्वर्ट हो रहा है C में, इसको H2 लिखना है। और ये जो है कन्वर्ट हो रहा है D में, तो इसको H3 लिखना है। और ये जो है A से डायरेक्टली D में कन्वर्ट हो रहा है, इसको हमने टोटल क्या लिखना है? टोटल हमने इसका लिखना है H लिखना है। ये अगर इसके लिए हम लिखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन एंथैल्पी लिखते हैं। अब यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो डेल्टा H की जो वैल्यू है वो इन सब की वैल्यूज़ को जमा करने के बाद हमें ये वैल्यूज़ मिल जाती है। इन सब को जमा करने के बाद हमें ये वैल्यूज़ मिल जाती हैं। ये वैल्यूज़ जो हमें मिल रही हैं वो इन सब को जमा करने के बाद मिल रही हैं। ये हमें हेसिस लॉ ने बताया है। अगर हम इसी बात को थोड़ा सा आगे ले जाना चाहते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ क्या है, हमें फ़ायदा क्या मिलता है, हमने क्या कैलकुलेट करना होता है। एप्लीकेशंस ऑफ हेसिस लॉ, इस लॉ का क्या एप्लीकेशन बन रहा है। इसकी जो एप्लीकेशन बन रही होती हैं वो बन रही होती हैं कि हम अगर मालूम करना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ को हम जला रहे हैं,
जलाने की वजह से हम कितनी हीट उसमें से निकल रही है, ये हम अगर मालूम करना चाहते हैं तो हम द हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ different compounds cannot be calculated directly, cannot be determined directly। तो ये जो तरीका है ये हमें हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है? ये हेल्प करके दे रहा होता है कि हमें हीट ऑफ रिएक्शन कितना होता है। जैसा कि अगर हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस को, अगर हम लेते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम यहाँ लिखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसमें अगर सिंगल स्टेप में बन रहा है, डायरेक्ट मेथड है और सिंगल स्टेप में बन रहा है, तो हम फिर क्या करते हैं? ये डायरेक्ट मेथड है। नंबर 1 क्या है? डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में ये बन रहा है। डायरेक्ट मेथड में कार्बन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया और डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनने की वजह से हमें जो यहाँ पे जो हीट इवॉल्व होती है वो हीट कहलाती है डेल्टा H -393.5 किलो जॉल पर मोल। इतनी अमाउंट ऑफ हीट इस रिएक्शन के दौरान इवॉल्व हो गई है, इतनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्ट मेथड ले रहे हैं। हम दूसरा जो है वो इनडायरेक्ट मेथड ले रहे हैं। उसमें हम कार्बन लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने के बाद जो हीट इवॉल्व हो रही है, यहाँ जो हीट इवॉल्व हो रही है ये जो है ये इतनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है। अब हम क्या करते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस लेते हैं, फिर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ पे फिर क्या मिल रहा है हमें? यहाँ पे फिर हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है। अब ये जो फाइनल प्रोडक्ट है ये हमें मिला है और इसकी जो अमाउंट ऑफ हीट निकली है वो अमाउंट ऑफ हीट इतनी है। अब देखें, अगर हम इन दोनों को सम अप करते हैं, सम अप करने के लिए अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशंस की मदद लेते हैं, अब इसमें यहाँ पे हम कार्बन मोनो से कैंसिल कर देते हैं, कार्बन रह जाएगा, फिर हम प्लस करते हैं, ऑक्सीजन कर देते हैं और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस कर देते हैं। तो इस मेथड के ज़रिए से हमें ये मिल गया है। इस दौरान अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो प्लस करने से हमें कितनी एनर्जी मिल रही है? इसके प्लस करने की वजह से हमें जो है ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, ये देखें, अगर डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तब भी उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिल रही है, डायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तब भी अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ही मिल रही है, लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं तब भी हमें अमाउंट ऑफ एनर्जी उतनी ही मिल रही है। ये हमें हेसेस लॉ ने बताया था कि आप अगर चीज़ें बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अगर हम सोडियम कार्बोनेट बनाना चाह रहे हैं तो एक मेथड हमारे पास है, डायरेक्ट मेथड है। उस डायरेक्ट मेथड में हम क्या करेंगे? एक मेथड हम लिखते हैं डायरेक्ट मेथड, एक मेथड हो गया है डायरेक्ट मेथड।
इस डायरेक्ट मेथड में हम क्या लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखते हैं, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं। तो इस रिएक्शन की वजह से सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है और साथ में वाटर मॉलिक्यूल भी हमारे पास मिल रहा है और इसको हम बैलेंस कर देते हैं। ये इसका यूनिट लिख दिया और ये इसका डेल्टा एच लिख दिया। इसको बैलेंस करना है तो 2 करना होगा। ये बैलेंस कर दिया तो ये इधर से 2 आ गया है। अब ये जो हीट यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, ये जो हीट है ये क्या है, ये यहाँ इतनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो रही है। ये इस प्रोसेस के दौरान इतनी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हो गई है। अब करना क्या है, अब हम दूसरा जो मेथड लेते हैं वो हम इनडायरेक्ट मेथड लेते हैं। दूसरा जो मेथड है वो इनडायरेक्ट मेथड लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड लेते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हम सबसे पहले हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो पहले स्टेप में ये सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है या इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। इस दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से इवॉल्व हो रही है वो है 48.06 माइनस आ जाता है, डेल्टा एच आ गया, ये किलो जॉल है। किलो जॉल है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फिर रिएक्शन करवाना है। यहाँ पे ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये सोडियम बाइकार्बोनेट का फिर रिएक्शन करवाना है। ये सोडियम कार्बोनेट इधर आ जाता है। इधर जो सोडियम कार्बोनेट आ गया तो हम यहाँ पे ये इसकी जो वैल्यू लिखना चाह रहे हैं वो वैल्यू आ जाएगी 41 इधर आ जाएगी और साथ में 2 इधर आ जाएगा, किलो जॉल आ जाएगा, मोल आ जाएगा, माइनस हो गया, साथ में यहाँ पानी भी आ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को यहाँ हम देख रहे हैं तो यहाँ पे ये बाइकार्बोनेट इस बाइकार्बोनेट से कैंसिल हो गया, ये 2 दफ़ा हो गए हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 टाइम्स है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट भी बन गया है, साथ में पानी भी बन गया है। अगर हम इस वक्त ये हीट लिखना चाहते हैं तो ये जो अमाउंट ऑफ हीट है ये इसके बराबर हमें मिल जाती है। ये जो है ये हमें बताना चाह रहा है कि हम अगर रिएक्शन सिंगल स्टेप में कर रहे हैं या हम रिएक्शन अगर मल्टीपल स्टेप में कर रहे हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो निकल रही है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी वो हमें बराबर मिलती है। देखिए हेसेस लॉ ने कहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात हेसेस लॉ ने हमें बताई है। इम्पोर्टेंट बात इस वजह से है कि हीट ऑफ रिएक्शन मालूम करना ये मुश्किल काम है और ख़ास तौर पे उस वक्त तो बहुत मुश्किल काम है जब ये रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होता है और या बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। तो उस वक्त हम इसको कैलकुलेट करने में थोड़ा सा हमारे लिए हेजिटेशन फील हो रहा होता है। तो इस हेसेस लॉ में ये बताया गया कि आप अगर ए को डी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ए से डी बनाना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप डायरेक्टली ए को डी में कन्वर्ट कर दो, एक स्टेप में काम ख़त्म कर दो, या फिर इसको स्टेप्स के सीरीज़ में चलो। पहले ए को बी में कन्वर्ट करो,
फिर बी को सी में कन्वर्ट करो, फिर सी को डी में कन्वर्ट, स्टेप बाय स्टेप चलो, स्टेप बाय स्टेप चलोगे। अब ये देखें, ए से बी में कन्वर्ट कर रहे हैं, कुछ अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुई है, फिर बी से सी में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर हीट रिएक्शन हुआ है, फिर यहाँ पे फिर हीट रिएक्शन हुआ है। यहाँ पे ये फ़ायदा हो रहा है जब हम इन सब को एक साथ जमा कर लेते हैं। इन सब को एक साथ जमा करने की वजह से जो टोटल आ रहा है वो सेम आ रहा है। अब हमारा काम ये है कि हम अगर इसको डायरेक्टली करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट हो सकती हैं, जिसको कैलकुलेट करना मुश्किल काम होता है। तो हम क्या कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा काम कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा सा केमिकल्स मिला रहे होते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा केमिकल्स एक साथ मिलके हमें कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी ना दे दे, कोई बहुत ज़्यादा एनर्जी इवॉल्व ना हो जाए, जिससे किसी ना किसी तरह कोई नुकसान ना पहुंच जाए। इसलिए हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट हम फाइनल प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसको हम डायरेक्टली नहीं बनाते हैं। फाइनल प्रोडक्ट को डायरेक्टली बनाने के बजाय हम उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले जाते हैं। जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहे होते हैं तो स्टेप बाय स्टेप लेके जाने की वजह से थोड़ी थोड़ी एनर्जी जो इवॉल्व हो रही होती हैं, वो थोड़ी थोड़ी एनर्जी को हम लेके जा रहे होते हैं। उनके लेके जाने की वजह से फिर हम इन सब को जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो वो जो फाइनल वैल्यू है वो उस फाइनल वैल्यू के बराबर हो जाती है। इसलिए हमारा काम यहाँ आसान भी हो जाता है और एहतियात के साथ भी हो जाता है और कोई रिस्क भी इस काम में नहीं होता है। इसलिए हेसेस लॉ ने ये कहा कि जो एंथैल्पी चेंज है ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो सेम होता है। अगर आप वो काम सिंगल स्टेप में कर रहे हैं या आप वो काम मल्टीपल स्टेप में कर रहे हैं, सीरीज ऑफ स्टेप्स में कर रहे हैं, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो काम जो है, वो जो एंथैल्पी है चेंज है, वो चेंज आपको बराबर मिलेगी। एंथैल्पी असल में क्या है, स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन का क्या मतलब है? स्टेट फंक्शन का मतलब यह है कि ऐसी प्रॉपर्टी है, ऐसा स्टेट है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है, पाथवे पे जो है डिपेंड नहीं करता है कि आप किस पाथवे से जाना चाहते हैं, इस बात पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इनिशियल वैल्यू आपने क्या रखी हुई है, फाइनल वैल्यू आपने क्या रखी हुई है, ये इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यूज़ को देख के हम जब चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, जो ये डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ पर, तो फिर हम इसको स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो इसलिए एंथैल्पी जो है वो एक स्टेट फंक्शन है। जो टोटल एंथैल्पी है ये इक्वल टू द सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ सीरीज ऑफ ऑल स्टेप्स हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि ये जो ए है, ए को बी में कन्वर्ट करना है। जब हम ए को बी में कन्वर्ट करते हैं तो जो हीट ऑफ रिएक्शन इवॉल्व हो रही है उसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं। फिर हम बी को सी में कन्वर्ट करते हैं, फिर हम जो हीट इवॉल्व हो रही है उसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं। फिर जो सी से डी में जो हीट इवॉल्व हो रही है फिर वो हीट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इन तीनों अमाउंट को जब जमा करते हैं, इन तीनों अमाउंट को जमा करने की वजह से जो हमें अमाउंट टोटल अमाउंट मिल रही होती है वो एग्जैक्टली वही अमाउंट होती है। अगर हमने यही काम सिंगल स्टेप में किया होता तो उस वक्त भी ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये इतनी ही हमें मिलती। तो इसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ है। हेसेस लॉ के क्या एप्लीकेशन बन रहे हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड कैन नॉट बी डिटरमिन्ड डायरेक्टली। तो हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस करते हैं। हम का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, ये जो फॉर्मेशन है ये फॉर्मेशन है, इसमें ये डायरेक्ट मेथड आ जाएगा, ये इनडायरेक्ट मेथड आ जाएगा। डायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना है, बस सिंपल कार्बन लेना है, कार्बन के बाद हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा देना है। कार्बन के साथ ऑक्सीजन ने रिएक्ट कर लिया, रिएक्ट करने के बाद हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इधर मिल जाने की वजह से हमें जो अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे जो इवॉल्व हो रही है, ये इवॉल्व हो रही है, ये नेगेटिव साइन हमें ये बता रहा है कि
ये एनर्जी इवॉल्व हो रही है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से हमें जो -393.5 यानी 393.5 किलो जॉल पर मोल एनर्जी यहाँ पे रिलीज हुई है। अब हम यही काम है जो हम इनडायरेक्ट मेथड से करना चाहते हैं। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम कार्बन लेते हैं और थोड़ी सी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पे जो रिएक्शन हम करवा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता करवा रहे हैं, थोड़े थोड़े अमाउंट से करवा रहे हैं ताकि कोई एक्सप्लोजन ना हो जाए, ताकि बहुत ज़्यादा हीट ना निकल जाए जिसको हम कंट्रोल ना कर सकें। इसलिए हम ये जो रिएक्शन करवा रहे हैं माइनर क्वांटिटी में करवा रहे हैं। इस माइनर क्वांटिटी की वजह से डायरेक्टली हमें पहले स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब मिल रहा होता है तो हम इस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का जो हीट ऑफ रिएक्शन मालूम कर लेते हैं, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मालूम कर लेते हैं, वो 110.5 होता है किलो जॉल पर मोल। ये जो है ना, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए इसको भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिला है हमें, उस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में हम फिर थोड़ा सा हम उसमें क्या डालते हैं, थोड़ा सा हम उसमें अगेन ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं। ऑक्सीजन के रिएक्शन करवाने की वजह से अब ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है जो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, इसके मिलने की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाता है। अब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, चूंकि ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी से ये 283 एनर्जी रिलीज हुई है, ये किलो जॉल पर मोल्स है। हम अब क्या कर रहे हैं, हम अब यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ले रहे हैं, यहाँ से कार्बन मोनो ले रहे हैं, इन दोनों को कैंसिल करवा रहे हैं। ये कार्बन है इधर लिख रहे हैं, आधा ये है आधा ये है, दोनों को प्लस कर दिए तो एक बन गया, तो ये एक हो गया है, इस वजह से ये एक ऑक्सीजन हो गया। फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, इधर हम इसका रिएक्शन करवा देते हैं। फिर हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हमने करना है। इसमें हम फिर एक डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम अगर 2 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ करवा रहे हैं, तो इसकी वजह से सोडियम कार्बोनेट और वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। ये भी जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें से 89.08 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। लेकिन अगर हम यही काम इनडायरेक्ट मेथड से करवाते हैं तो हम थोड़ा सा सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का रिएक्शन करवाते हैं, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ जब ये रिएक्शन करता है तो इसके इस रिएक्शन की वजह से सोडियम कार्बोनेट बन जाता है और वाटर मॉलिक्यूल भी साथ में बन जाता है। इस दौरान भी जो है एनर्जी रिलीज़ हो रही है 41.02 है। यहाँ पे अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 दफ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये बन जाएगा 2 दफ़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस इधर आ जाएगा, ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों इधर आ जाएगा, ये दोनों इधर आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब देखें हम जो है इन दोनों को प्लस कर रहे हैं। इन दोनों को प्लस करने की वजह से ये इस वैल्यू और इस वैल्यू में डिफरेंस नहीं है, तो दोनों हमें वही सेम वैल्यू मिल जाती हैं। इसलिए ये एक बहुत ही अच्छा इफ़ेक्टिव मेथड है जिसकी मदद से हम हीट ऑफ रिएक्शन मालूम कर सकते हैं। इसके साथ अब हम हमारा एक और टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है बॉर्न हेबर प्रोसेस। ये टॉपिक का नाम है बॉर्न हेबर और इसको कहते हैं बॉर्न हेबर साइकिल भी कहते हैं। तो ये बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर साइकिल, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है।
बॉर्न-हेबर साइकिल की मदद से हमें ये पता चलता है कि हम अगर लेटिस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं तो इसकी मदद से हम लेटिस एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। बॉर्न-हेबर साइकिल की मदद से लेटिस एनर्जी ऑफ binary compound can be calculated. Binary compounds can be calculated. हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे एक मेटल है, एक हेलोजन है, ये क्या है, ये बाइनरी कंपाउंड कहलाता है। हम ये अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉर्न-हेबर ने हमें ये बताया कि जो एंथैल्पी चेंज होता है एंथैल्पी चेंज को जब हम जमा करते हैं, द सम ऑफ एंथैल्पी चेंज of ionic compounds आमतौर पे, तो ये अक्सर जो है, ये हमेशा जो है, ये हमें जो वैल्यू आती है वो वैल्यू आती है हमेशा 0 वैल्यू आती है। the sum of enthalpy change of all compounds, तमाम कंपाउंड्स का जो एंथैल्पी चेंज है ऑफ ऑल कंपाउंड्स इज ज़ीरो। ये जो है, ये बॉर्न-हेबर साइकिल की मदद से हमें ये पता चलता है। हम जो है अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हमें ये बात क्लियर हो जाती है। सोडियम क्लोराइड की हम लेटिस एनर्जी की कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ लेटिस एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड, ये जो है ना, ये हम अब कैलकुलेट करते हैं। पहला हम लेते हैं एक डायरेक्ट मेथड लेते हैं। ये हम डायरेक्ट मेथड लेते हैं। इस डायरेक्ट मेथड में हमने सबसे पहले सोडियम को क्लोराइड के साथ मिक्स करवाना है, सोडियम क्लोराइड बनाना है। हमने सबसे पहले सोडियम को क्लोराइड के साथ मिक्स करवाना है, तो इस दौरान जो है हमें जो एनर्जी मिलती है वो है, ये सोडियम क्लोराइड हो गया, ये हमारे पास डेल्टा H आ जाएगा। ये जो एनर्जी हमें मिल रही है, ये एनर्जी, इसको कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। चूँकि यहाँ पे ये हीट ऑफ फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये जो है, ये हीट ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगा। इतने अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल रही है, ये हमने हाफ कर देना है। अब ये डायरेक्ट मेथड हो गया। दूसरा हम इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड से हम करते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में हमने क्या करना होता है, हमने सबसे पहले सोडियम को हमने आयोनाइज करना होता है, सोडियम को वेपर्स में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले हम सोडियम को कन्वर्ट करेंगे सोडियम गैसियस फॉर्म में। ये जो है, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये वेपर्स में हो जाएगा, ये गैसियस फॉर्म में हो जाएगा। फिर हम सोडियम जो गैसियस फॉर्म में है, ये हम इसको आयोनाइज कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या किया,
हमने जो एलिमेंट था उसको एटम में तब्दील किया, तो इस वजह से इसको क्या कहते हैं, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इसको हीट ऑफ एटोमाइजेशन कहते हैं। फिर हमारे पास जो हीट था उसको हमने आयंस में कन्वर्ट कर दिया, इसलिए इसको कहते हैं हीट ऑफ आयोनाइजेशन कहते हैं। यहाँ इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकली है, यहाँ पे इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकली है। ये जो अमाउंट ऑफ हीट निकली है, अब हम इस अमाउंट ऑफ हीट के निकलने की वजह से ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, ये आ जाएगा किलो जॉल पर मोल आ जाएगा, ये भी आ जाएगा किलो जॉल पर मोल आ जाएगा, ये दोनों किलो जॉल पर मोल आ गए हैं। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, हमने क्लोरीन को लेना है। फिर हमने क्लोरीन को लेना है, इसको हम जो क्लोरीन होता है ये क्लोरीन एटम में हमने जो गैस है इसको हमने क्या करना है, जो एटम की शक्ल में तब्दील करना है। इसको हमने एटम की शक्ल में तब्दील कर दिया है, ये हो गया डेल्टा एच। अगर इसको हम 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको 3 करते हैं तो काम आसान हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इतना मोल। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी यहाँ पे यूज़ हुई है। फिर हम क्या करते हैं, हमें जो एक इलेक्ट्रॉन मिला था, हमें जो ये एक इलेक्ट्रॉन मिला था, इस एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ इसके साथ रिएक्शन करवा देते हैं। रिएक्शन करवाने की वजह से क्लोराइड आयन बन जाता है। यहाँ फिर जो है, यहाँ हमारे पास जो एनर्जी का अमाउंट आ रहा है वो एनर्जी का अमाउंट हम यहाँ लिख देते हैं। उसके लिखने की वजह से ये वैल्यूज़ मुख्तलिफ यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। अब देखें, ये जो सारी वैल्यूज़ हमारे पास आए हैं, हमें यहाँ पे पॉजिटिव मिला है, यहाँ पे नेगेटिव मिला है। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव भी आपस में मिल जाते हैं। ये पॉजिटिव यहाँ मिला, ये नेगेटिव यहाँ मिला, तो हमें ये वापस ये न्यूट्रल फॉर्म में मिल जाता है। जब ये न्यूट्रल फॉर्म में मिल जाता है, तो न्यूट्रल फॉर्म में मिलने की वजह से हम अब इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है, ये अमाउंट ऑफ एनर्जी हम अब कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कितनी है, इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कितनी है, जो कि बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, हमने क्या करना है, हमने सिंपल चेंज, जो पहला चेंज आया है, फिर जो दूसरा चेंज आया है, फिर जो तीसरा चेंज आया है, इसके बाद जो चौथा चेंज आया है, इन सब को हमने जमा करना है। इन सब को जमा करने के बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिख लेंगे। हम जब वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे, हमारे जो वैल्यूज़ कैलकुलेट होते हैं, ये फार्मूला हमें कहाँ से मिला है, ये फार्मूला हमें मिला है हीट ऑफ फॉर्मेशन से मिला है। ये तो इसका मतलब ये है कि हमें ये 1 पहले होता है, फिर हमें 2 चाहिए, फिर हमें 3 चाहिए, फिर हमें 4 चाहिए, फिर हमें 5 चाहिए। ये सब जो है ना, ये सब मिल रहे हैं। इन सब के मिलने के बाद हम अगर इन सब की वैल्यूज़ लिखना शुरू कर देते हैं, इन सब की वैल्यूज़ के लिखने के बाद ही आखिर में हम इधर आते हैं। ये देखें, ये वैल्यू है। अच्छा, इसको आखिर में कर देते हैं। ये वैल्यू है, ये इधर लिख देते हैं -411। फिर 1 की वैल्यू लिख देते हैं -107। फिर 2 की वैल्यू लिख देते हैं -496। फिर 3 की वैल्यू लिख देते हैं 121। उसके बाद 4 की वैल्यू लिख देते हैं, और 5 की वैल्यू, चूँकि हम अब मालूम करने जा रहे हैं कि 5 की वैल्यू क्या है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट करने के लिए ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये -496 इधर आ जाएगा, 121 इधर आ जाएगा, -349 इधर आ जाएगा, और डेल्टा एच इधर आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ को इधर शिफ्ट कर देते हैं।
-41 प्लस 107 प्लस 496 -121 प्लस 349, और ये अगर हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं तो ये आ जाएगा ये सब। अब ये वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई है। अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो है, इन सब को कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो फाइनली जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो वैल्यू जो है वो किलो जॉल पर मोल के हिसाब से है, ये डेल्टा H5 आ जाता है। तो ये जो है ये सारे का सारा हमें बॉर्न हैबर साइकिल ने हमें ये बताया कि हम बहुत आसानी से, हम अगर चाहते हैं तो हम बहुत आसानी से लेटिस एनर्जी ऑफ बाइनरी कंपाउंड को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस दौरान जब हम सब को सम अप कर देते हैं, यानी जब ये वैल्यू अगर हम ले लेते हैं, ये वैल्यू अगर हम यहाँ लिख देते हैं, ये वैल्यू अगर हम यहाँ लिख देते हैं, तो इस वैल्यू को और इन बाकियों को जब हम सम अप कर देते हैं तो हमारा जवाब 0 आता है। तो ये हमें ये बता रहा है, बॉर्न हैबर साइकिल के ज़रिए से हमें ये मालूमात मिल रही है कि हमारे पास जो सम ऑफ एंथैल्पी चेंज है, जो सम ऑफ एंथैल्पी चेंज है ऑफ ऑल द कंपाउंड्स, ये हमेशा 0 होता है। ये इसकी जब हम डायरेक्ट मेथड से हमने सोडियम क्लोराइड को कैलकुलेट करने की कोशिश की है, तो इस डायरेक्ट मेथड में हमने सोडियम को लिया और क्लोराइड को लिया, रिएक्शन करवा दिया, तो 411 किलो जॉल पर मोल एनर्जी रिलीज़ हो गई। अगर हम इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले सोडियम एलिमेंट लेते हैं, सोडियम एलिमेंट को एटम में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, फिर हम सोडियम का एटम लेते हैं, फिर उस एटम को आयन में तब्दील करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है, फिर हम क्लोरीन लेते हैं, क्लोरीन को हम जो है हम क्लोरीन को जो गैस में है जिसको हम एटम के शक्ल में लेके आ जाते हैं। जब हम इसको एटम के शक्ल में लेके आ जाते हैं तो फिर इसको आयन की शक्ल में लेके आना है, आयोनाइज करवाना है। जब आयोनाइज करवा देते हैं तो आखिर में हमें सोडियम बच जाता है, क्लोराइड आयन बच जाता है, सोडियम आयन बच गया है, क्लोराइड आयन बच गया है। ये जब दोनों आपस में मिल जाते हैं तो इनके मिलने के बाद अगर हम अब हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करना चाहते हैं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मालूम करने के लिए हम यहाँ पे ये सब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। जब ये सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट कर देते हैं, इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जब हम कैलकुलेशन की तरफ आते हैं तो हमारा जो एंड पॉइंट आता है वो ये आता है। अब इन एंड पॉइंट को और उनको सबको आप एक जगह कैलकुलेट करके रखो तो आपका जो फाइनल वैल्यू आता है वो फाइनल वैल्यू हमेशा 0 होता है। ये हमें बॉर्न हैबर साइकिल ने बताया और ये आज का लेक्चर था जो कि अभी ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़।